बहुत स्वागत आपका जज्बात के इस 10वें एपिसोड में। मैं अभागा चल दिया हूँ मौन पथ पर यूं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका जज्बात के इस 10वें एपिसोड में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पूनम मौर्य जी। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऊज के इस प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। पूनम जी दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट कार्यरत हैं और पिछले 2 साल से कविताओं से जुड़ी हुई हैं, लिखती हैं। को एडिटर हैं एक मैगज़ीन जिसका नाम है प्रेम सुधा पहल। तो पूनम जी से हम आज पोइट्री के बारे में बात करेंगे, फार्मेसी से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं है। तो सबसे पहले पूनम जी की जर्नी अभी तक की क्या रही, कब उनका आना हुआ दिल्ली और क्या पूरा रूटीन रहा, वो एक बार जानते हैं। तो पूनम जी, आप कहाँ से हैं और दिल्ली कितने साल पहले आए? बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं फैज़ाबाद में हुई हूँ। उसके बाद मेरी आगे की जो पढ़ाई है वो कानपुर से हुई है और 2012 में मैं जॉब करने दिल्ली आई थी और लकीली पहली बार जो मेरी जॉब लगी वो अपोलो हॉस्पिटल में ही लगी थी और अभी मैं वहाँ पे यूनिट सुपरवाइज़र हूँ जी। वेरी नाइस। तो मेडिकल फील्ड में होते हुए कविताओं को आपने दोस्त बनाया, ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक्चुअली बीच में क्या हुआ कि मुझे मेरा जो सेकंड जॉब था वहाँ का मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ और मुझे एक 4 से 6 महीने का एक अंतराल पे ना अवकाश मिला। तो काफ़ी समय बाद मुझे ये बड़ा ब्रेक मिला था और मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाई करूँगी, मतलब आई विल गो फॉर फर्दर स्टडी, आई विल डू एमफार्म, दैट इज़ आई एम डूइंग ऑलरेडी, जो मैं कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। तो मैंने फिर वो समय में मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, चलो अभी खाली है तो कुछ कर सकते, कुछ पढ़ सकते हैं। और लिटरेचर का मुझे शुरू से शौक़ था। मैं बहुत बड़े बड़े राइटर को पढ़ती थी, जैसे हिंदी के जो जितने भी कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर हुए, महादेवी वर्मा हुए, ये मेरे बहुत इन लोगों को पढ़ना मुझे बहुत पसंद है जी। तो पहली कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? पहली कविता स्कूल में एक बार एक क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप था, तो हालांकि मैं जाना तो नहीं चाहती थी, पर कुछ लोग जैसे सीनियर्स होते हैं ना, बोलते हैं नहीं आप जाओ, एक को पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा, कोई तो जाएगा, नाम तो देना ही है। तो वहाँ से शुरू हुआ, गए और एक गांधी जी के ऊपर एक पैरोडी लिखी थी, याद भी नहीं अब तो वो कहीं किसी पन्ने में लिखी थी और वो गुम हो गई। उसके बाद हाँ, गाहे बगाहे कहीं ना कहीं कुछ दोस्तों की स्लैम में कुछ लिखना और कभी फेसबुक पे पोस्ट कर देना 4 पंक्तियाँ लिख के। तो बस ये चलता रहा और जब समय मिला तो इसे मैंने कोशिश की कि मैं प्रोफेशनली शुरू करूँ और मैं यहाँ हूँ आज आपके सामने। तो आज आप हमें क्या सुना रही हैं, हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगी? मैं एक अपनी कविता सुनाऊंगी जो हाल ही में अभी 21 में एक टीवी प्रोग्राम में भी सिलेक्ट हुई थी जी। तो उसको सुनाना चाहती हूँ। मोटिवेशनल पोइट्री है। 2020 में जब कोविड आया था, सबको पता है कि हम सारे हेल्थ केयर वर्कर्स पे लोड कितना था और हम कितना डरे हुए थे कि हाँ क्या है। और उसके बाद जब मेरा ये ब्रेक हुआ कॉन्ट्रैक्ट के बाद, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब खुद को पहले लगता था कि कुछ नहीं करना, घर में बैठे एक सैड सा फेज आ जाता है, तो वो उससे निकलने के लिए मैंने एक पोइट्री लिखी। कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो वो कई बार करना ही पड़ता है खुद को। तो एक कविता है, मैं अभागा चल दिया हूँ, तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ प्लीज़। मैं अभागा चल दिया हूँ मौन पथ पर यूं, मैं अभागा चल दिया हूँ मौन पथ पर यूं, कह रही ये सूर्य किरणें क्यों व्यथित है तू, मैं अभागा चल दिया हूँ मौन पथ पर यूं, चल चला चल तू मुसाफिर देर करता क्यों, मंजिलें तेरी कठिन है आह भरता क्यों, मैं अभागा चल दिया हूँ मौन पथ पर यूं, विश्वास रखना बैठ तक चलना बहुत है दूर,
हौसलों की गांठ कस हुंकार भर ले तू, मैं अभागा चल दिया हूँ मौन पथ पर यूं। कठिनाइयों का अंत होगा मन भी फिर तब शांत होगा, कठिनाइयों का अंत होगा मन भी फिर तब शांत होगा, मिलेगी पहचान तुझको विजयी होगा तू, मैं अभागा चल दिया हूँ मौन पथ पर यूं। बस यही वो रचना है जो बहुत खूब, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। जी बहुत तो शुक्रिया। आपकी हिंदी बहुत साफ है और बहुत सरल हिंदी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए जी। तो किससे इंस्पायर हैं, कौन आपके फेवरेट पोएट रहे हैं, किसकी शैली आपको पसंद है? मुझे कहते हैं बहुत निराशावादी कवि कहते हैं, उनको कहा भी गया निराशावादी कवि, रामधारी सिंह दिनकर जी। ये रचना जब मैं लिखी थी ना, इसके पीछे की कहानी है कि मैं कुछ अच्छा पढ़ना चाहती थी, कुछ अच्छा सुनना चाहती थी, तो मैंने यूट्यूब पे रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया। तो अचानक से ये रचना मेरे दिमाग में आई और मैंने गा दी जी। और गा के फिर जब मैंने लिखी वो रचना तो ये इतनी खूबसूरत आई, और आज की डेट में बहुत सारे लोगों की फेवरेट है और बहुत सारे लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि दी हमें ये सुनना है, आप हमें इसका ऑडियो या वीडियो कुछ भेज दीजिए। तो बड़ी खुशी होती कि हाँ चलो, जब एक कवि को ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, श्रोता चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो जब श्रोताओं को ये पसंद आती है तो बहुत अच्छा लगता है, और इसने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया। और पहले तो खुद के लिए थी, फिर जब और लोगों को पसंद आई तो इसके वीडियोस डाले जी। और फिर फर्दर इस रचना के दम पे मैं एक शो में भी गई थी, किसमें कितना है दम, सीजन 7। तो आई वॉज द फाइनलिस्ट फॉर ग्रैंड फिनाले। तो हाँ, ऑल्दो कि ग्रैंड फिनाले में मैं जा नहीं पाई थी मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की वजह से जी। तो बस इतना ही बहुत था मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था लिखते हुए, और इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाना तो वो और बहुत बड़ी बात थी। तो कविता आपके लिए क्या मायने रखती है? मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मुझे लगता है कि कविताएं समाज का दर्पण है। मुझे लगता है ये मैंने नहीं, ये शायद किसी बड़े राइटर ने ही कहा है, कविताएं समाज का दर्पण है। और हम जो कुछ भी कविताओं में सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें किसी न किसी ने महसूस करके, कहीं ना कहीं कुछ सोच के, कुछ जान के, समझ के लिखी है। क्योंकि कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो होता है कि बहुत सारे लोग अपनी बात, जो लोग सीधे तरीके से बात नहीं कह सकते, घुमा फिरा के बात कहते हैं, बट कहते हैं। और कविताएं एक स्ट्रॉन्ग, कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग जरिया होती है लोगों के जहन में बिठाने का, कि आप सुनिए और समझिए कि क्या गलत कर रहे हैं आप, या क्या आपको करना ही चाहिए और आपको क्यों करना चाहिए। तो ये सेल्फ मोटिवेशन थी, और सबसे बड़ी बात कि हमें रुकना और थकना नहीं चाहिए। तो ये एक माध्यम था जो मैं खुद को कहना चाहती थी, बट हाँ, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया इस रचना ने, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। तो किस जॉनर में लिखा है? कुछ एक तो सेल्फ मोटिवेटिंग में समझ आया मुझे, हाँ, कुछ रोमांटिक, कुछ सटायर, कुछ रोमांटिक भी लिखा है, गज़लें भी लिखी है मैंने, सैड वर्जन्स भी लिखे हैं। कुछ और सुनाइए हमारे दर्शकों को। तो मैं एक पहले सैड पे चलती हूँ, ठीक है, अभी वही फेस चल रहा है ना, तो अभी उसी फेस पे चलती हूँ, फिर आई विल कम विद लव एंड रोमांस पे भी आऊँगी। तो एक थी कि मोहब्बत का निशान, एक तरन्नुम में लिखा था मैंने जी, कि इस मोहब्बत का कब से निशान मिट गया है, वाह, जाने कैसे खुदा ये वफा लिख गया है, जाने कैसे खुदा ये वफा लिख गया है, बेमुरव्वत ज़माना कर रहा है शिकायत, वो लिखा जो खत
कहाँ गिर गया है, वाह खूब। वो लिखा जो खत कहाँ गिर गया है। गैर मुमकिन है अब तो सजा काट पाऊं, गैर मुमकिन है अब तो सजा काट पाऊं, ये खूने दिल भी कब से जम गया है। क्या बात है। और आखिरी 4 पंक्तियों में एक इल्तिजा जी, है, इरशाद। सुनिएगा जी। कि मुलाकात हो उस बेरहम से तुम्हारी, मुलाकात हो उस बेरहम से तुम्हारी, तो कहना मेरा सांसें बंद खुल गया है। क्या बात है। तो कहना मेरा सांसें बंद खुल गया है, कि सपनों की डोली में फिर जा चढ़ी मैं, कि सपनों की डोली में फिर जा चढ़ी मैं, नाम से तेरे चेहरा फिर चमक क्या बात गया है। है, क्या बात है। नाम से तेरे चेहरा फिर चमक गया है। इस मोहब्बत का कब से निशान मिट गया है, इस मोहब्बत का कब से निशान मिट गया है, जाने कैसे खुदाए वफा लिख गया है। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। तो मुझे इसमें निराशा कम और आशा ज़्यादा नजर आई। और हाँ। कहीं ना कहीं वो एक दर्द था, हाँ, कि मतलब दिल से निकल रही है आहा, तो वो नजर जरूर आई। हाँ, एक प्रेयसी की वेदना है जो जी। अपने प्रीतम के लिए निकली है कि हाँ विरह का वो है दर्द। अब मैं जाने वाली हूँ, मेरी अंतिम विदा का समय आ गया है, अब तो दर्शन दे दो। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप लिखना चाहते हो लेकिन ये नहीं समझ आता कि लिखना क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक बहुत ही प्रबल विचार आता है कि कुछ तो लिखना है। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि दिमाग कह रहा है लिखो और दिल समझ नहीं पा रहा कि क्या लिखना है? कई बार लिखते लिखते अटक जाती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं खाली होती हूँ या बहुत अच्छे मूड में होती हूँ तभी मुझे लिखने का वो आता है। या मैं ट्रैवल कर रही थी, सबसे ज़्यादा जो मैंने लिखा है वो ट्रैवल में ही लिखा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस समय ना हम एकदम फ्री होते हैं, स्ट्रेस फ्री, एंड कहीं जा रहे हैं, कुछ चीज़ें देख रहे हैं, चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं, और यू नो बहुत ज़्यादा हम कनेक्टेड होते हैं लोगों, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो उस समय कुछ ना कुछ नया हमारे दिमाग में चलता है। या फिर कुछ अच्छा हुआ होता है, आप घर पे आते हो बहुत शांत होते हो, रिलैक्स होते हो, तो उस समय भी यही होता है। तो यही 2-3 इंटरवल्स होते हैं जब मेरे अंदर एक ख्याल आते हैं। तो कितने रियलिस्टिक और कितना फिक्शन है इसमें, मतलब जितना आप लिखते हो उसमें अपने खुद के अनुभव कितने हैं और काल्पनिक कितना है? देखिए, सब कुछ आप काल्पनिक भी नहीं लिख सकते और सब कुछ बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी नहीं लिख सकते, क्योंकि कई बार होता है कि हमें चीज़ों को मैच करने के लिए, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता लिखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप एक थॉट, मतलब एक सोच को लेके एक कविता लिख रहे हो, जैसे इसमें है कि मोहब्बत खत्म हो गई है बट मैं जाने वाली हूँ, तो मुझसे मिलने, मोहब्बत तो खत्म हो गई है, समझ में आ गया मुझे, परंतु मैं अब जाने वाली हूँ, मेरा अंतिम विदा का समय आ गया, तो मेरे प्राण अच्छे से सुकून से निकल जाएं, तो तुम आ जाओ एक बार, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। प्राणों की प्यास। हाँ, बस जिज्ञासा एक है ना, एक जिज्ञासा है, एक इच्छा है कि हाँ, तो ये यहाँ पर ये फिक्शन भी है, ठीक है। आपको तकलीफ कुछ और हो रही है लेकिन आप लिख कुछ और रहे हो, तो ये फिक्शन भी है, क्योंकि एक्चुअली आई एम नॉट डाइंग ना, मैं मर तो नहीं रही हूँ।
तो कभी ऐसा भी हुआ है कि जो समाज में हो रहा है उसके ऊपर कटाक्ष कभी दिमाग में आया कि ये तो गलत है, इसको तो जरूर एड्रेस करना चाहिए या बयां करना चाहिए? हाँ, हुआ है ऐसा। रेप केसेस का बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है, बहुत ज़्यादा। आप इंडिया में देखते हो, आए गाए बगाए, दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है। 2012 में भी मैं जब आई थी तो क्या सिचुएशन थी यहाँ पर, दिल्ली की क्या सिचुएशन थी। कई बार फैमिली के लोग, कई बार यहाँ पर मेरी बहन पहले से रहती थी तो मुझे ऐसा कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन फिर भी लोग फ़ोन करके पूछते थे, अरे दिल्ली का माहौल ऐसा है, आप कैसे रह रहे हो। तो वो उस पर भी मैंने एक कविता लिखी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको सुनाऊंगी। हो कष्ट हृदय पर भारी जब लगती मुश्किल तैयारी जब, हो कष्ट हृदय पर भारी जब लगती मुश्किल तैयारी जब, करुणा की तब संचालक है एक नारी तब प्रतिपालक है। तुम लाख उसे निर्जीव करो, तुम तन से उसके चीर करो, ले दाग जीवन पर भारी तब, फिर भी ना हारी नारी तब। बातों के नश्तर चुपते थे, अपने भी उससे छुपते थे, चीख किसी ने क्यों न सुनी, वो ही क्यों राह किसी का बनी। क्यों चुप रहना मजबूरी थी, बिन न्याय वो कब से अधूरी थी। पर आज समय बदला देखो, परचम उसका फहरा देखो, अन्याय फिर से संभला है, अब कष्ट नहीं यूं सहना है। अब नारी शक्ति ही बोलेगी, अब नारी घूंघट खोलेगी, अब नारी घूंघट खोलेगी। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। वीर रस भी नजर आया इसमें कहीं ना कहीं। जी, ओज और वीर रस भी लिखती हूँ मैं तो। बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताइए कि आपने कभी हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज कोशिश करी, इंग्लिश, उर्दू या कोई और? इंग्लिश में तो नहीं ट्राई किया मैंने अभी तक, बट हाँ मैं उर्दू में गज़लें ट्राई करती, तो गज़लें लिखना की कोशिश करती रहती हूँ। उर्दू के कौन से पोइट पसंद है आपको? उर्दू में अभी तक मैंने काम जिस पे किया है वो गज़ल ही है अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहरों पे मैंने ट्राई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि 32 बहरों को निभाना बहुत अपने आप में भी बहुत बड़ी बात होती है। सही बात है। और अब मैंने तो जो 4-5 गज़लें लिखी हैं वो बस लिख दी हैं। तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है, कितना प्रमोट करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा घर वाले नहीं सुनते हैं मुझे। मेरे पेरेंट्स गांव में रहते हैं तो मेरे फादर और मदर दोनों, माँ बाप मेरे दोनों गांव में हैं अभी। तो घर में किसी को है लिखने का शौक? मेरे बड़े भैया को थोड़ा बहुत, और किसी को नहीं। मेरी छोटी बहन को है शौक। अच्छा। हाँ, तो वो लिखती रहती है हिंदी दिवस पे और जगह पे। तो वो गाती भी अच्छा है, तो उनको शौक है, तो वो थोड़ा बहुत लिखती है, स्क्रिबल कर लेती है। तो हम इससे पहले कि हम लोगों से विदा मांगे, हम चाहेंगे कि आप एक कोई ऐसी रचना जो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो ज़रूर हमें, हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं। अच्छा, तो मैं आपको एक मेरी अभी मैंने रिसेंट में लिखी है, खुद को मैं शैतान लिखूं। ठीक है, देखिएगा इसको। कि एक सदी लगा दी लड़ने में, एक राह भुला दी चलने में, लड़ा युद्ध फिर अंदर था, तम का गहरा समंदर था, जाले सारे खुद काटे थे, रिश्ते खुद यूं ही बांटे थे, उलझन कैसे सुलझाती मैं, सबसे कैसे बतलाती मैं, मन अनायास ही घबराए, ऊंची डहरी चढ़ चिल्लाए, समाधान क्या बाकी है, चलती जीवन की चाकी है, सुंदर उपवन भी कब से अब साए साए भन्नाए हैं, जाने कैसे कैसे सबसे हम लुकते छुपते आए हैं। वाह। रहता खुद पे अब धैर्य नहीं, रहता खुद पे अब धैर्य नहीं, उगता कोई भी सूर्य नहीं, छवि फिर से अब धुंधलाई है, फिर धुंध घटा संग छाई है, चुप रहना है खलता सबको, लगता सबको चतुराई है, आयाम न कोई अंत यहाँ, न कोई साधु संत यहाँ, सब अपनों से ही गुत्ते हैं, जाने ही ऐसे क्यों कुड़ते हैं, कैसे ना हस्तक्षेप करूं, मैं खुद को कैसे मौन करूं, संज्ञा ना कोई उपमा दूं, ना कोई गणित विज्ञान लिखूं, चलो तुम्हारी खातिर मैं खुद को अब शैतान लिखूं। क्या बात चलो है? तुम्हारी खातिर मैं खुद को अब शैतान लिखूं। बहुत खूब। तो अभी हमने सुना पूनम जी को कविता पाठ करते हुए, और एक गज़ल की फरमाइश जो है वो हमारी ऑडियंस से आई है हमारे पास, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो गज़ल सुनाना जी जी, तो। ज़रूर ज़रूर। सवालों में उलझी पड़ी जिंदगी, सवालों में उलझी, सवालों में उलझी, सवालों में उलझी पड़ी जिंदगी, नहीं चाहिए अब नई जिंदगी,
लकीरों के मारे बहुत है यहाँ, वाह, लकीरों के मारे बहुत है यहाँ, कि रहमो करम पर रही जिंदगी, सवालों में उलझी पड़ी जिंदगी, शिकायत रहेगी इनायत नहीं, शिकायत रहेगी इनायत नहीं, कि वैसी कहाँ रह गई जिंदगी, सवालों में उलझी पड़ी जिंदगी, क्या बात है। जले थे जले हैं उसी आग में, जले थे जले हैं उसी आग में, तुम्हें लग रही सुरमई जिंदगी, तुम्हें लग रही सुरमई जिंदगी, सवालों में उलझी पड़ी जिंदगी, यहाँ चल रही हर घड़ी रात में, यहाँ चल रही हर घड़ी रात में, पहर दर पहर मुंबई जिंदगी, क्या बात है। सवालों में उलझी पड़ी जिंदगी, परत दर परत राज है खुल रहे, परत दर परत राज है खुल रहे, कि लानत तुझे वाकई जिंदगी, कि लानत तुझे वाकई जिंदगी, सवालों में उलझी रही पड़ी जिंदगी, नहीं चाहिए अब नई जिंदगी, शहर हम कहाँ ढूंढते हैं भला, शहर हम कहाँ ढूंढते हैं भला, हमें लग रही मुद्दई जिंदगी, क्या बात है। सवालों में उलझी पड़ी जिंदगी। जी बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बेहतरीन। जी बहुत शुक्रिया। इतना लंबा और इतनी डेप्थ लाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं, मुझे लगता है कि गज़लों को लिखना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ। हाँ, मतलब एक लार्जर ऑडियंस को उससे कनेक्ट करना, बिकॉज ये सारे जो आपने जज्बात बयां किए यहाँ पे, हाँ, वो सारे के सारे कॉमन होने चाहिए, तभी आदमी रिलेट कर पाएगा, तभी कनेक्ट कर पाएगा। जी जी। मतलब ये पर्सनलाइज एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। ये इन जनरल मासेस को कैटर करते हुए जो है ना जी जी जी। लिखना, तो गजल का खैर खूबसूरती इसी में है, लेकिन बहुत बहुत बेहतरीन आपने सुनाया। तो मुझे बताइए कि कभी हास्य ट्राई किया आपने? नहीं। हास्य में कभी मैंने हाथ नहीं डाला, क्योंकि मुझे लगता है मैं इतनी ह्यूमरस नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे खुल के हंसी मजाक बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता मेरे से। बहुत ज़्यादा तक मैं लोगों के मजाक भी ले नहीं पाती हूँ कई बार। मुझे समझ में आता है वो मजाक कर रहे हैं, सीरियस है कई बार। तो हास्य को मैंने इतना ज़्यादा अभी तक कोशिश नहीं की हास्य में, पर विरह में एक और कुछ सुना देती हूँ मैं आपको जी। कि उसके बाद हम एक आपके सफ़र, आपने बताया कि सफ़र में आपको लिखने का शौक है, तो सफ़र से जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंस जो है ना, हम चाहेंगे आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे दर्शकों जी जी के साथ। ज़रूर ज़रूर। तो विरह सुना रही हैं आप? हाँ, विरह सुना रही हूँ। और एक कविता है छोटी सी कि हमसे हमको छीन के क्या तुम अपनी नींद सो पाए हो। हमसे हमको छीन के तुम क्या अपनी नींद सो पाए हो। हमसे हमको छीन के क्या तुम अपनी नींद सो पाए हो। वेरी नाइस। क्या कभी रहे हो फिक्र में इतने कई पहर जगाए हो। क्या बात है। क्या कभी हकीकत कही है तुमने, या बस झूठे स्वांग रचाए हो, या बस झूठी पीड़ा का ढोंग दिखा बस अपना राग सुनाए हो। क्या हृदय तुम्हारा तनिक न जलता, या हृदय कहीं रखाए। वाह। क्या अश्रुधार में हृदय न पिघला, या देह संगमरमर गढ़ाए। यौवन की डाली बस वृद्धा तक किस चकाचौंध के मारे। एक यौवनी स्वांग रचाए,
तुम बस मृग तृष्णा के मारे हो। देखो सम्मुख प्रेम तिहारे, रखता एक निवेदन है। अंतर मन में झांक के देखो, तुम बस दुविधा के मारे हो, तुम बस दुविधा के मारे हो। बहुत खूब, बहुत खूब जी, बहुत शुक्रिया। और एक और जो आप सफ़र की बात कह रहे थे, हमारी बात चल रही थी सफ़र में जी। तो एक दौरान मैं कहीं घूमने गई थी आपके यहाँ आसपास दिल्ली में, एक संजय वन है, हम घूमने गए थे अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे पक्षियों का शोर काफ़ी प्रिय है मुझे, मतलब मुझे जलाशय बहुत पसंद है, यहाँ झरने बहुत पसंद है, पेड़ पौधे ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है। तो गाहे बगाहे कभी ऐसी जगह मिल जाती है तो मैं चले जाती हूँ, क्योंकि ईंट पत्थर इमारतों से मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे लगता है कि सुकून जिंदगी है पेड़ों में और पक्षियों में। हाँ, जिंदगी यहाँ पर है, क्योंकि एक साथ एक कम्युनिटी बसती है वहाँ पर। आप देखेंगे तो वहाँ का जीवन ही अलग है। वहाँ पे बहुत सारे लोग, चिड़िया भी है, बंदर भी है, कुत्ते भी हैं, गिलहरियाँ भी है, बिल्लियाँ भी, तो सभी डिफरेंट है। कभी उसमें ऐसा आपको दिखेगा नहीं। काफ़ी बहुत जीना सीखना है तो इनसे सीखिए ना। तो मैं तो कभी मन क्या सोचता है? कभी मन ऐसे में सोचता है काश पक्षी होते, हम भी उड़ जाते। तो कभी मन यही सोचता है कि यार हमें क्यों इतना वो करना पड़ता है, काश हम पक्षी ही होते। तो खैर कभी कभी सोचते पक्षी होते तो एक रात में ख़त्म हो जाते, कोई बिल्ली आती झपट्टा लगाती और ख़त्म। तो ये भी होता है। तो ड्रॉबैक्स है बहुत सारी चीज़ों के। हर किसी का अपना दृष्टिकोण है, हर किसी का अपना एक नज़रिया है। तो एक ऐसी सफ़र के दौरान एक रचना लिखी थी कि मैं नीर नियत की भांति कभी आकाश हृदय से बह जाती, मैं नीर नियत की भांति कभी आकाश हृदय से बह जाती, मैं सुमन की पावन उपमा सी सांसों में उसकी रह जाती, मैं सुमन की पावन उपमा सी सांसों में उसकी रह जाती। आकाश की शीतल छाया सी पंछी की निर्मल काया सी, आकाश की शीतल छाया सी पंछी की निर्मल काया सी, बिन सोचे विहार में कराती, आकाश हृदय से बह जाती, आकाश हृदय से बह जाती। देखिए पंछी आए हैं इसमें, क्योंकि वो ख्याल ही उस वक्त आया था कि आखेट नहीं अभ्यास करूं मैं निस दिन एक प्रयास करूं, आखेट नहीं अभ्यास करूं मैं निस दिन एक प्रयास करूं। चंचल निर्मल सी हिरणों सी में, चंचल निर्मल हिरणों सी में, सूरज की ढलती किरणों सी में, आकाश हृदय से बह जाती, आकाश हृदय से बह जाती। क्या बात है। मैं नीर नियत की भांति कभी आकाश हृदय से बह जाती। जी, मुझे आपने बहुत पुराना गीत याद दिला दिया कि पंख होते तो उड़ आती रहे। हाँ, इस पे मैंने एक और लिखा था काफ़ी, मतलब मुझे किसी सज्जन ने कहा था कि कर रही हो कोशिश, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, बस तुम पोस्ट करती रहो और तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, इससे मिलना कुछ नहीं है। मैंने कहा हासिल कौन करना चाहता है, ये शौक है और शौक की कोई कीमत नहीं होती है ना। आपका कुछ पैशन है, आप उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो उनके लिए मैंने बड़ी तीक्ष्ण एक 4 लाइनें कहूँगी, उनके लिए ज़रूर यहाँ से मैसेज करूँगी कि ले पंखों की पतवार चले उस पार ज़माना देखेगा, ले पंखों की पतवार चले उस पार ज़माना देखेगा, है खुश हम तो हर बार दिले बेजार ज़माना देखेगा। कहता खुद को खुद से मिलना, कहता खुद को खुद से मिलना, चर्चा करता अखबार ज़माना देखेगा। क्या बात है। दुनियादारी बसरीत तुम्हारी, दुनियादारी बसरीत तुम्हारी, हमको है इनकार ज़माना देखेगा, ले पंखों की पतवार चले उस पार ज़माना देखेगा। बहुत ही आशावादी कविता। जी, बहुत शुक्रिया। तो जितने भी लोग मिलते हैं सफ़र में बात करते हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। एक समय था जब इतनी सुविधाएं नहीं थी, बट आज बहुत सारी सुविधाएं हैं। इंटरनेट है, लोग हैं आपके आसपास, आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरे भी सफ़र के दौरान मुझे भी बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया। तो बहुत सारे लोगों से मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ। तो मुझे भी कोई डाउट होता है, कुछ पूछना होता है, तो मैं भी पूछती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सीखने की उम्र ख़त्म हो चुकी है, हम सीख किसी भी उम्र पे सकते हैं। मुझे अपने 2 एपिसोड याद दिलाए। लिखता मैं भी हूँ बहुत सालों से,
जी जी और एक कविता आपने साधनों की बात करी तो उस पर याद आती है मुझे, ये करीबन 90s की कविता है, अगर इजाजत दे तो मैं जी जरूर पढ़ना जरूर, चाहूंगा यहाँ पे। बिल्कुल, इतनी देर से मैं सुना रही हूँ, अब मुझे भी सुनने को मिलेगा। तो ये अगर कविता का प्रिमाइस मैं आपको दूं तो हमने बहुत तरक्की की है। हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी का जमाना देखा, जी जरूर, कूलर से पहले टेबल फैन था और एसी का जमाना देखा, तो बहुत बदलाव देखे, मोबाइल फोन देखा। इतना बदलाव शायद किसी और जनरेशन ने नहीं देखा होगा। तो उसके ऊपर मैंने 90s में एक कविता लिखी थी कि साधनों के अभाव में मानव ने प्रगति की, साधनों के अभाव में मानव ने प्रगति की, साधन सुलभ होते ही प्रगति रोक दी। जब ना था सुलभ साधनों का नाम, तब थोड़ा बहुत तो लेते ही थे मस्तिष्क से काम। अरे वाह। सुलभ साधन जैसे ही पास आए, स्वस्थ व्यक्ति भी आलसी और बीमार नजर आए। इसलिए साधनों के अभाव में जीना सीखें, साधन हो ना हो देश की उन्नति ना रोके। सही बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ी बात कही, 90s में लिखा था मैंने। बहुत बड़ा मैसेज है कि ज़रूरी नहीं हमेशा आपके पास सारे संसाधन। आप ये देखिए, मैं मतलब बात कर रहा हूँ उस ज़माने की जब पूरे मोहल्ले में पड़ोस में सिर्फ एक टेलीफोन हुआ करता था और आपको कम से कम 20-50 ऐसे नंबर याद हुआ करते थे, या एक डायरी लोग मेंटेन करते थे जिसमें कि वो नंबर मौजूद रहता था। आज आपको अपने घर परिवार के मोबाइल नंबर याद होंगे, सिर्फ बीवी बच्चों या माता पिता का नंबर याद होगा और बाकी किसी का नंबर ही नहीं याद है। क्यों? क्योंकि साधनों पे डिपेंडेंसी आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, नहीं याद है ना? नंबर तो बिल्कुल याद नहीं है। 8-8 घंटे लाइट नहीं आती थी, लोग पंखा हाथ से झल करके सो जाते थे। आज अगर लाइट चली जाए और इन्वर्टर पे सिर्फ पंखा चल रहा है, एसी नहीं है, तो उसमें लोग परेशान हो जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं साधनों के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा है डिपेंडेंसी। और दूसरा जो मैं इस प्रोग्राम का अगर साइन ऑफ शेयर बोलूं, जो मेरी जिंदगी का फलसफा रहा है, किसी बड़े आदमी शायर का लिखा हुआ है, नाम नहीं जानता, कि क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती बीच तूफान में चल सकती है, मायूस ना हो इरादे ना बदल, किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। क्या बात है, क्या बात है। मैं भी एक शेर कहूँगी जी बिल्कुल, कि जीना है अगर तो मुश्किल तलाश कर, जीना है अगर तो मुश्किल तलाश कर, अपने लिए नया तो मुकाबिल तलाश कर। क्या बात तो कॉम्पिटिटर रेडी रखो हमेशा अपना, कि आपका कंपटीशन किससे है जी। और ये मत सोचिए कि कभी भी आपको कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। आसान रास्ते कभी भी आपको तरक्की नहीं देते, जो रास्ता मुश्किल है वही आपको तरक्की तक पहुंचाता है। तो मुश्किल तो सबको आती है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। बहुत सही। तो ये है पूनम मौर्य, और अभी तक आप लोगों ने, कुछ लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पूनम जी को सुना होगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो को ऑथर हैं एक ऑलरेडी मैगज़ीन की। जितने लोग हैं वो आज रूबरू शक्ल से सूरत देख करके आप रिलेट कर पाएंगे, और हम ज़रूर चाहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको पूनम जी का जो पढ़ा है ये इतना सुंदर कविता पाठ कैसा लगा। जुड़ने के लिए हमारे साथ पूनम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊज़ ग्लोबल के इस मंच पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा प्रणाम, और ऊज़ ग्लोबल को सुनते रहिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।